हम सब ने स्कूल में या कॉलेज में घंटों पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, रट्टा लगाया है। और फिर एग्जाम के कुछ हफ्तों बाद ऐसा लगता है जैसे दिमाग से सब कुछ किसी ने डिलीट कर दिया हो। बिल्कुल, एकदम खाली। वो सारी जानकारी आखिर चली कहाँ जाती है? आज हम सीखने के एक ऐसे ही तरीके पर बात करने वाले हैं जो इस भूलने की बीमारी का शायद इलाज हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं है। असली चुनौती तो सीखे हुए ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की है। सही बात है। आज हमारे पास शिवनारायण की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है जो दो बड़े आइडियाज को जोड़ती हैं, ब्रेन पेज थ्योरी और मेटाकॉग्निटिव इंजन। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं, पर इनके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो हमारी आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन आइडियाज को परत दर परत खोला जाए और ये समझा जाए कि ये सीखने के अनुभव को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये रिसर्च पारंपरिक क्लासरूम को सीधे सीधे चुनौती देती है, जहां टीचर बोलता है और सब सुनते हैं। हाँ, वो वन वे ट्रैफिक। एग्जैक्टली। इसके बजाय ये एक ऐसी दुनिया की बात करती है जहां सीखने वाला खुद ज्ञान का इंजीनियर बन जाता है। क्या बात है, ज्ञान का इंजीनियर। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें नए तरीकों की जरूरत ही क्यों है। मतलब 21वीं सदी में सिर्फ जानकारी याद रख लेना काफी क्यों नहीं है? देखिए, जो पारंपरिक मॉडल है ना, उसकी समस्या यह है कि वो सीखने वाले को एक निष्क्रिय बर्तन की तरह देखता है। पैसिव वेसल। हाँ, पैसिव वेसल की बस इसमें जानकारी भरते जाओ। हम सुनते हैं, रटते हैं और उसे परीक्षा में जाकर उगल देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान हमारे दिमाग की सतह पर ही तैरता रहता है, अंदर नहीं जाता। बिल्कुल। और नतीजा, जैसे ही परीक्षा खत्म, दिमाग उस जानकारी को गैर जरूरी समझकर जगह खाली कर देता है। और असल जिंदगी में जब कोई समस्या आती है तो वो रटी रटाई जानकारी किसी काम नहीं आती, क्योंकि हमने उसे समझना नहीं सीखा था, सिर्फ याद करना सीखा था। ठीक यही पॉइंट है। असल दुनिया सीधी सपाट तो होती नहीं है। यहाँ तो समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग तरह के ज्ञान को जोड़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और यहीं पर ये रिसर्च एक नया रास्ता दिखाती है। हाँ, ये कहती है कि निष्क्रिय होकर सुनने के बजाय हमें सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होना होगा। तो अगर रटना और सिर्फ सुनना काफी नहीं है, तो पहला कदम क्या है? ये रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखती है जिसे ब्रेन पेज थ्योरी कहा गया है। ये क्या चीज है? आसान शब्दों में कहें तो ब्रेन पेज थ्योरी का मतलब है हाथों से सीखना। हाथों से सीखना? हाँ, ये थ्योरी कहती है कि जब हम किसी जानकारी को सिर्फ पढ़ते या सुनते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ते हैं। अच्छा, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो हम अपने दिमाग में उस जानकारी का एक मजबूत न्यूरल नक्शा बनाते हैं। इसी नक्शे को ब्रेन पेज कहा गया है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ लिखने या ड्रॉ करने जैसी एक फिजिकल एक्टिविटी से मेरे दिमाग के अंदर जानकारी को स्टोर करने का तरीका ही बदल जाता है? ये तो कमाल है। हाँ, और इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। अच्छा। जब आप हाथ से कुछ लिखते हैं तो आपके दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि हमारा सेरिबेलम, जो हमारे मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, मतलब हाथ पैर चलाने की क्षमता, हाँ, वो सक्रिय हो जाता है। बेसल गैंग्लिया, जो आदतें और प्रोसीजरल मेमोरी बनाता है। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कोई काम कैसे किया जाता है वाली याददाश्त। बिल्कुल, वो भी काम पर लग जाता है। और साथ में हिप्पोकैम्पस तो है ही, जो तथ्यों को याद रखता है, उसे सीख रहा है। ये ब्रेन पेज एक तरह से दिमाग में उस जानकारी का एक ठोस ढांचा बन जाता है। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी आइकिया फर्नीचर को बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जो हमेशा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ मैनुअल पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ समझना है, लेकिन जब आप असल में पेज कसना और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं, हाँ, जब हाथ गंदे होते हैं, तब आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। वो जो करने का अनुभव है, वही आपके दिमाग में उस फर्नीचर का ब्रेन पेज बना रहा है। क्या बात है। और अगली बार शायद आप उसे बिना मैनुअल के भी बना लेंगे। एग्जैक्टली। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो ब्रेन पेज ज्ञान को दिमाग में एक तरह से लॉक करने का तरीका है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। दूसरा बड़ा आइडिया है मेटाकॉग्निटिव इंजन। ये क्या भला है? अगर ब्रेन पेज बनाना क्या सीखना है इससे जुड़ा है, तो मेटाकॉग्निटिव इंजन कैसे सीखना है इससे जुड़ा है। ओके। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। यह हमारे दिमाग का वो मैनेजर या कोच है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है और उसे बेहतर बनाता है। अपनी सोच के बारे में सोचना, इसे थोड़ा और आसान करते हैं।
मतलब ये कि जब मैं कुछ सीख रहा हूं तो मैं साथ साथ ये भी सोचूं कि क्या मुझे ये समझ आ रहा है, मैं कहाँ अटक रहा हूं, क्या मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। एकदम सही पकड़े। इस रिसर्च में इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला है योजना, प्लानिंग। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पल रुककर सोचना, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इसे कैसे पूरा करूंगा, मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले प्लान बनाना, फिर दूसरा चरण क्या है? दूसरा है निगरानी, मॉनिटरिंग, यानी काम करते समय खुद पर नजर रखना। ये एक तरह का रियल टाइम फीडबैक है। अच्छा, जो मैंने प्लान किया था, क्या मैं उसी रास्ते पर हूँ? ये हिस्सा मुझे मुश्किल क्यों लग रहा है? क्या मुझे मदद की जरूरत है? ये वो आंतरिक आवाज है जो आपको भटकने से रोकती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी चरण है मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग। काम खत्म होने के बाद सोचना, नतीजा कैसा रहा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। ज्यादातर लोग इस आखिरी स्टेप को तो छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल, काम खत्म मतलब बात खत्म। लेकिन असली सुधार इसी मूल्यांकन से आता है। ये अपने ही खेल की रिकॉर्डिंग देखने जैसा है, ताकि अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और ये सारा मैनेजमेंट हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? ये काम हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, जो हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। दिमाग का सीईओ। हाँ बिल्कुल, ये हमारी दिमाग का सीईओ है, जो सारे बड़े फैसले लेता है, योजनाएं बनाता है और हमें कंट्रोल में रखता है। जब हम जानबूझकर अपने मेटाकॉग्निटिव इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के सबसे विकसित हिस्से को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ ब्रेन पेस थ्योरी है, जो कहती है कि शारीरिक क्रिया से ज्ञान को दिमाग में ठोस बनाया जाए। दूसरी तरफ मेटाकॉग्निटिव इंजन है, जो उस पूरी प्रक्रिया का मैनेजर है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल आता है, ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? यहीं पे असली जादू होता है। देखिए, ये दोनों अलग अलग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ मिलकर ये सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साइकिल चलाने सीखने वाले उदाहरण से सोचते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो पैडल मारना, संतुलन बनाना, हैंडल को पकड़ना, ये सब फिजिकल एक्शन है। हाँ, ये सारी शारीरिक क्रियाएं उसके दिमाग में साइकिल चलाने का ब्रेन पेज बना रही हैं। उसका शरीर और दिमाग मिलकर एक नया कौशल सीख रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ ब्रेन पेज। इसमें मेटाकॉग्निशन कहाँ है? मेटाकॉग्निशन तब आता है जब वो बच्चा गिरता है और उठकर सोचता है कि मैं गिरा क्यों? हाँ, वो सोचता है, अरे मैंने हैंडल बहुत जोर से मोड़ दिया था, या मुझे पेडल थोड़ा और तेजी से चलाना चाहिए था, तभी बैलेंस बनता। अच्छा, ये जो सोचना है, अपनी गलती का विश्लेषण करना और अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदलना, यही उसका मेटाकॉग्निटिव इंजन काम कर रहा है। क्या बात है। तो ब्रेन पेज है करना और मेटाकॉग्निशन है करने के बारे में सोचना। वो सिर्फ बार बार गिरकर उठ नहीं रहा है, बल्कि हर बार गिरने से कुछ सीखकर अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना रहा है। बिल्कुल, और इसी तालमेल से जो सीख मिलती है वो स्थायी होती है। इसी को रिसर्च में ज्ञान का ट्रांसफर या नॉलेज ट्रांसफर कहा गया है। मतलब जो एक स्थिति में सीखा उसे आप किसी दूसरी नई स्थिति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिसने साइकिल चलाना सीख लिया वो शायद स्कूटर या बाइक भी जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि संतुलन का जो मूल सिद्धांत है वो उसके दिमाग में बैठ चुका है। ये सीखने वालों को सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ज्ञान का इंजीनियर बना देता है। एग्जैक्टली। इस मॉडल में एक और बड़ी अनोखी बात मैंने पढ़ी, छोटे शिक्षकों की, जिन्हें रिसर्च में टैक्सशिला टीचर्स कहा गया है। ये कौन है? ये इस मॉडल का एक बहुत ही व्यावहारिक पर शक्तिशाली पहलू है। छोटे शिक्षक असल में वही छात्र हैं जिन्होंने ब्रेन पेज और मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके किसी विषय पर अच्छी पकड़ बना ली है। और अब वे दूसरे छात्रों को सिखाने में मदद करते हैं। हाँ, ये पीयर लर्निंग का एक बहुत ही उन्नत रूप है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे क्लास में एक तरह की हायरार्की नहीं बन जाएगी कि कुछ छात्र हमेशा सिखाते रहेंगे और कुछ हमेशा सीखते ही रहेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस मॉडल में इसका ध्यान रखा गया है। छोटे शिक्षक बनना कोई परमानेंट पद नहीं है। अच्छा, ये एक भूमिका है जो बदलती रहती है। आज आप किसी टॉपिक में छोटे शिक्षक हैं, तो कल किसी और टॉपिक में आप किसी और से सीख रहे होंगे। तो फोकस सिखाने पे ज्यादा है। और इसका असली मकसद सिखाने वाले को फायदा पहुंचाना है। सिखाने वाले को फायदा, वो कैसे? देखिए, एक मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी चीज को सच में समझना चाहते हैं तो उसे किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। हाँ, सुना है मैंने।
जब एक छोटा शिक्षक किसी दूसरे को कुछ समझाता है तो उसे उस विषय के बारे में अपनी समझ को बहुत सरल और स्पष्ट करना पड़ता है। उसे योजना बनानी पड़ती है, जो मेटाकॉग्निशन का पहला चरण है। फिर उसे देखना पड़ता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं। बिल्कुल, यानी निगरानी। और बाद में वो सोच सकता है कि क्या उसने अच्छे से समझाया, यानी मूल्यांकन। तो सिखाने की प्रक्रिया में उसका अपना मेटाकॉग्निटिव इंजन और भी मजबूत हो रहा है। और साथ ही बार बार उस विषय को दोहराने और अलग अलग तरीकों से समझाने से उसके अपने ब्रेन पेज और भी ज्यादा पक्के हो जाते हैं। अच्छा। रिसर्च में गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन GOTO और वन डे वन बुक ट्रांसफर लर्निंग जैसी कुछ रणनीतियों का भी जिक्र है। ये तरीके इस पूरी प्रक्रिया को एक ढांचा देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि इसे लागू करने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है, इस रिसर्च से सीखने के बारे में सबसे बड़ी बातें क्या हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे सीधी बात यह है कि अगर आप कुछ सच में याद रखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ पढ़िए मत, एक्शन में लाइए। हाँ, उसे अपने हाथ से लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए या किसी को बोलकर समझाइए। ये जो शारीरिक क्रिया है, ये आपके दिमाग में उस जानकारी का एक भौतिक नक्शा, एक ब्रेन पेज बना देती है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा बड़ा आइडिया है अपने सीखने के तरीके पर ध्यान देना, मतलब अपने अंदर के कोच को जगाना। बिल्कुल, ये जानना कि आप कैसे सीखते हैं आपको किसी भी नई चीज को तेजी से और बेहतर ढंग से सीखने की शक्ति देता है। ये सिर्फ क्या सीखना है इसके बारे में नहीं, बल्कि कैसे सीखना है इसके बारे में है। तीसरा निष्कर्ष मस्तिष्क की पूरी भागीदारी से जुड़ा है। जब हम हाथ और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम सीखने को एक संकीर्ण मानसिक गतिविधि से निकालकर एक संपूर्ण अनुभव बना देते हैं। इससे दिमाग के ज्यादा हिस्से सक्रिय होते हैं और कनेक्शन मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो है आत्मनिर्भरता। ये तरीका सीखने वाले को शिक्षक पर से निर्भरता कम करके खुद अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक ऐसा कौशल है जो सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी काम आता है। बिल्कुल। और आखिर में सबसे बड़ी शक्ति इन सब चीजों के तालमेल में है। सिर्फ ब्रेन पेज बनाना या सिर्फ मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करना अधूरा है। दोनों साथ में काम करते हैं। हाँ, असली और स्थायी सीखना तब होता है जब ज्ञान को क्रिया के माध्यम से बनाया जाता है और फिर उसे चिंतन और आत्मविश्लेषण से सुधारा और मजबूत किया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, करना, सोचना और फिर बेहतर करना। तो आज हमने देखा कि सीखना सिर्फ तथ्यों को दिमाग में भरना नहीं है। ये एक सक्रिय, गतिशील और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल। ब्रेन पेज थियरी और मेटाकॉग्निटिव इंजन हमें रटने की निष्क्रिय दुनिया से निकालकर एक ऐसे सिस्टम में ले जाते हैं जो न्यूरोसाइंस, आत्मनियमन और सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। और ये जानकारी सिर्फ छात्रों या शिक्षकों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कोई नया कौशल सीखना चाहता है, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या अपने काम में ही बेहतर होना चाहता है। हाँ, ये हमें अपने सीखने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या हम जीवन भर सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले बने रहना चाहते हैं या हम अपने दिमाग के वो इंजीनियर बनना चाहते हैं जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, उसे परखे और उसे लगातार बेहतर बनाए।